छोटे से शहर में हो जाता है एक बहुत ही भयानक मर्डर और दो लोग जो इस केस को सॉल्व कर रहे थे वो असल में हस्बैंड वाइफ हैं। हस्बैंड है एक डिटेक्टिव और वाइफ है एक जर्नलिस्ट। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है वैसे वैसे हिला देने वाला राज, झूठ और गिल्ट बाहर आने लगते हैं। आखिर पास्ट में क्या हुआ था, आखिर कौन सच छुपा रहा है और सबसे बड़ी बात कौन है किलर, जानेंगे आज की कहानी में जो है हाल ही में नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई एक मर्डर मिस्ट्री सीरीज हिज एंड हर्स। कहानी की शुरुआत एक बारिश वाली रात से होती है। एक घने जंगल के बीच हम एक लाल गाड़ी देखते हैं जिसके ऊपर एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी होती है। बॉडी थोड़ी बहुत हिल रही होती है लेकिन पूरी तरह खून में लथपथ थी। इसी बीच ऐना नाम की औरत भागते हुए अपने घर पहुंचती है और ड्रिंक करने लगती है। उसके जूतों से गीली मिट्टी नीचे फर्श पर गिर रही होती है। वो खुद को साफ करती है और उसके मसूड़ों में चोट लग गया था। फिर वो कुछ सामान बाहर डस्टबिन में फेंक देती है। बाहर उसे WS के न्यूज चैनल का एक वैन खड़ा दिखता है जिस पर एक औरत लेक्सी की बड़ी सी फोटो लगी होती है। अगली सुबह ऐना शांति से खिड़की पर बैठकर कॉफी पी रही थी। दूसरी तरफ हम जैक को देखते हैं जो असल में एक डिटेक्टिव है। उसके फोन पर लगातार मैसेजेस आ रहे थे। वो सुबह उठकर मैग के साथ खेलने लगता है, फिर नीचे आकर ब्रेकफास्ट करता है जहां उसकी बहन जोई से भी मुलाकात होती है। जोई शिकायत करती है कि कल रात उसका भाई काफी देर से घर आया था। जैक उसे याद दिलाता है कि मैग की 4:30 बजे सॉकर प्रैक्टिस है लेकिन जोई कहती है वो नहीं जा पाएगी। जैक बोलता है वो मैग को खुद ले जाएगा। इसके बाद वो मैग को गुड बाय कहकर निकल जाता है। जैसे ही जैक पुलिस स्टेशन पहुंचता है वहां उसकी नई पार्टनर प्रिया आती है और उसे कॉफी देती है। प्रिया बताती है उन्हें जंगल में एक लाश मिली है। इधर ऐना डेंटिस्ट के पास जाती है। फेसबुक से उसे पता चलता है कि एक औरत की डेड बॉडी मिली है। डेंटिस्ट बताता है रूट फ्रैक्चर हो गया है जिसकी वजह से इन्फेक्शन फैल गया है। जैक प्रिया से पूछता है कि लाश को सबसे पहले किसने देखा। प्रिया बताती है एक एनोनिमस कॉल आया था। ये सुनकर जैक गुस्सा हो जाता और बोलता है ये क्या बकवास है। आखिरकार दोनों जंगल पहुंचते हैं। शेरिफ उन दोनों से कह देता है कि सीन बहुत डरावना है इसलिए थोड़ा संभल कर रहना, अभी तक मर्डर वेपन नहीं मिला। इधर ऐना ऑफिस आती है। वो दरअसल एक न्यूज रिपोर्टर है और WS के टीवी न्यूज चैनल पर ही काम करती है। एंट्री पर उसका कार्ड काम नहीं करता तो वो चेक कराती है। सैम बताता है कि उसका कार्ड पिछले साल एक्सपायर हो गया था। फिर वो कार्ड ठीक करके दे देता है। कुछ लोग ऐना को देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि ऐना ऑफिस 1 साल बाद आ रही थी। तभी लेक्सी वहां आती है और ऐना से मिलती है। लेक्सी वही लड़की है जिसकी फोटो वैन पर लगी थी। लेक्सी हैरानी से पूछती है तुम वापस आ गई। ऐना कहती है बिल्कुल। इसके बाद ऐना अपने बॉस जिम से मिलती है और चिल्लाने लगती है कि उसने उसकी जगह लेक्सी को क्यों रख लिया। जिम बताता है कि लेक्सी यहाँ कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रही थी और वो उसे सब्स्टिट्यूट के तौर पर ज्यादा समय तक रख भी तो नहीं सकता था ना। ऐना कहती है आखिर तुमने उसे न्यूज चैनल का चेहरा कैसे बना दिया। जिम बोलता है उसके भी बच्चे हैं इसलिए वो समझता है कि ऐना ने क्या खोया है। उसे हमदर्दी है इसलिए उसने ऐना को 1 साल के लिए गायब रहने दिया। ऐना बोलती है मुझे तुम्हारी हमदर्दी नहीं चाहिए, अगर मुझे फिर से खुद को साबित करना पड़ा तो मैं करूंगी, मैं अभी भी तैयार हूँ। वो बताती है कि डेलोनेगा नाम के जगह पर एक डेड बॉडी मिली है। वो चाहती है कि उसे फील्ड रिपोर्टर बना दिया जाए। ये एक गोरी औरत के मर्डर का मामला है। जिम पूछता है तुम्हें ये सब कैसे पता, पर आखिरकार वो मान जाता है और कह देता है ऐना को फील्ड रिपोर्टर की सैलरी ही मिलेगी। वो पूछता है तुम्हें कैमरामैन कौन चाहिए। ऐना कहती है रिचर्ड। जिम हैरान होकर पूछता है मतलब लेक्सी का हस्बैंड, तुम उसे जानती हो। ऐना बोलती है नहीं, बस सुना है कि वो बेस्ट है। जिम सारी कंडीशंस मान जाता है और बोलता है सिर्फ 2 घंटे बचे हैं, 6 बजे न्यूज चलनी है, जल्दी जाओ। ऐना उसके टकलू पर किस करती है और वहां से चली जाती है। जंगल में उस लड़की की डेड बॉडी देखकर प्रिया बताती है बॉडी पर अनगिनत घाव हैं, शायद किलर कोई मैसेज देना चाहता है। जैक प्रिया से कहता है इसके नाखून देखो। नाखून में देखते हैं बहुत खून लगा हुआ था, जैसे नाखून को जबरदस्ती उखाड़ा गया हो। जैक सारे ऑफिसर्स को इकट्ठा करके बोलता है इस मरी हुई लड़की और इसके परिवार को इज्जत दो। इसके पति को इस लड़की के मरने की खबर न्यूज चैनल से नहीं मिलनी चाहिए। मैं खुद उसके पति से बात करूंगा। मुझे इसका मोबाइल जल्द से जल्द चाहिए। जिसे भी मोबाइल मिले कोई छेड़छाड़ मत करना, सीधा मेरे पास आना। अब सब लोग हर दिशा में फैल जाओ और छानबीन शुरू करो। आखिरकार कुछ समय के बाद ऐना मर्डर स्पॉट पर पहुंचती है और उसकी मुलाकात कैमरामैन रिचर्ड से होती है। रिचर्ड क्राइम सीन की फोटो लेने चला जाता है। प्रिया बताती है कि हमें एक ताजा फुटप्रिंट मिला है। जैक परेशान होकर कहता है कोई फायदा नहीं है, सब लोगों ने क्राइम सीन को रेलवे स्टेशन बना दिया है। प्रिया मीडिया के पास जाकर उनसे बात करती है, बोलती है अंदर आने की कोशिश मत करिए, हमें अपना काम करने दीजिए, इसलिए पीछे हट जाइए। जैक आकर भी उन्हें समझाता है हमें शांति से अपना काम करने दीजिए, जो पेरीमीटर हमने बनाया है उसके अंदर मत आइए, कुछ मिलेगा तो हम बताएंगे। फिलहाल वो इतना बता देता है कि जो लड़की मिली है वो गोरी है, शायद अपने 30s में है, लेकिन अभी तक उसकी पहचान नहीं हो पाई। ऐना भी मीडिया के बीच खड़ी थी। वो चिल्लाकर पूछती है क्या आप उस लड़की को जानते थे। जैक मुड़कर देखता है और फिर बिना कुछ कहे
चला जाता है। प्रिया पूछती है उसने ऐसा क्यों कहा, क्या सच में आप उस लड़की को जानते हैं? जैक बहाना बनाता है छोटा सा शहर है तो लोग तो बातें बनाएंगे ही, और वो एक रिपोर्टर है, बकवास करना तो उसका काम का हिस्सा है। इसके बाद एना और रिचर्ड लंच के लिए जाते हैं और वहाँ इस मर्डर के बारे में बात करते हैं। एना कहती है अगर तुम जानना चाहते हो कि मैं एक साल क्या कर रही थी तो मैं एक किताब लिख रही थी। रिचर्ड पूछता है कि इस बारे में। एना कहती है फीमेल न्यूज एंकर की हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के बारे में। रिचर्ड कहता है मुझे पता है असल में तुम्हारे बच्चे के साथ क्या हुआ था, जो भी हुआ उसके लिए मुझे बहुत दुख है। एना थोड़ी सी उदास हो जाती है, फिर खुद को संभाल कर पूछती है कि तुम्हें एक स्टार लेक्सी का पति होना कैसा लगता है? रिचर्ड कहता है एक्साइटिंग। एना कहती है मुझे पता है कैसा फील होता होगा, तुम उसके सामने कुछ भी नहीं हो, लोग तुम्हें उन्हीं और लेक्सी का फोटो खींचने के लिए बोलते होंगे। वो इतना काम करती होगी कि शायद रात 1 बजे घर पहुंचती होगी, मतलब तब तक तुम सो चुके होगे। रात में तुम दोनों के बीच कुछ भी नहीं होता होगा। वो तुमसे 5 गुना ज्यादा कमाती है, तुम खुश हो कि वो बहुत ज्यादा कमाती है, लेकिन एक तरह से तुम दोनों के बीच बराबरी नहीं है। रिचर्ड मजाक में कहता है क्या तुम ये सब अपनी किताब में लिखने वाली हो क्या? इस पर दोनों हंसने लगते हैं। ये सब कुछ बाहर से जैक देख रहा था, तभी उसे शेरिफ का फोन आता है जो अपडेट मांगता है। जैक बताता है कि काम थोड़ा धीमा चल रहा है, बारिश ने सबूत मिटा दिए हैं और मोबाइल अभी तक मिला नहीं। इसके बाद जैक एक होटल जाता है और रिसेप्शनिस्ट जिनीन से मिलता है। वो उससे एना का रूम नंबर पूछता है और ये भी पूछता है कि उसके कैमरामैन का नाम क्या है। उसे पता चल जाता है कैमरामैन रिचर्ड है। कमरे के अंदर एना और रिचर्ड मजे कर रहे थे। बाहर से ये सब कुछ जैक सुन रहा था। वो चला जाता है लेकिन थोड़ी देर बाद वापस लौटता है और दरवाजा खटखटाता है, फिर जोर जोर से पीटने लगता है, बस उन दोनों को परेशान करने के लिए। एना गुस्से में बाहर आकर जैक को देख लेती है। रिचर्ड पूछता है क्या तुम जैक को जानती हो? एना कहती है बहुत अच्छे से, वो तो मेरा हस्बैंड है। एना जैसे ही बाहर निकलती है जैक उसे बुलाने की कोशिश करता है लेकिन एना नहीं सुनती और चली जाती है। वो अपने बॉस को सारा अपडेट देने लगती है कि मर्डर हुआ है लेकिन सस्पेक्ट कौन है इसका अभी तक पता नहीं चला। एना जंगल के एक पुराने घर की तरफ आती है। वो डोरमैट के नीचे से चाबी निकालती है और अंदर आती है। अंदर आकर वो अपनी माँ एलिस से मिलती है। एलिस अपनी बेटी को देखकर उसे गले लगाती है और रोने लगती है। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ जैक भी आ जाता है और एलिस के घर से कचरा वगैरह बाहर निकालने लगता है। एना जैक से पूछती है तुम यहाँ क्यों आए हो, मेरा पीछा कर रहे हो क्या? जैक उससे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो और आखिर तुमने जंगल में मुझसे वो सवाल क्यों पूछा था? एना पूछती है मौत की वजह पता चली, पक्का उसका मर्डर हुआ है, वो लड़की कौन थी? जैक कहता है तुम ये स्टोरी कवर नहीं कर सकती। एना पूछती है क्यों, वजह तो तुम्हें पता ही होगा ना, आखिर वो लड़की कौन थी? जैक कहता है उस लड़की का नाम रेचल हॉपकिंस था। एना पूछती है वो कैसे मरी? जैक कहता है वो तो तुम्हारी दोस्त थी, उसे स्टैब करके मारा गया था। एना पूछती है कोई सस्पेक्ट है? जैक कहता है तुम आखिर ये सब क्यों कर रही हो? तभी एलिस वहाँ आती और कहती है अरे जैक तुम यहाँ कब आए? अब ये देखकर एना अपनी माँ के लिए बहुत बुरा फील करती है। उसे समझ आ जाता है कि उसकी माँ को भूलने की बीमारी है। जैक एना से कहता है उनकी हालत और खराब हो रही है, वो एक रात 3 बजे बाहर निकल गई थी और बीच रास्ते में भटकती रही। वो बोलता है कि मुझे इस जगह से नफरत है। एना पूछती है तो फिर अटलांटा क्यों छोड़ दिया, कहीं और चले जाते। फिर पुरानी बातों को लेकर दोनों में कहासुनी होने लगती है तो एना उठकर वहां से चली जाती है। एना और एलिस घर सजा रहे होते हैं, तभी एना को वहां एक येलो ड्रेस मिलती है और एक बॉक्स मिलता है जिसमें बहुत सारे टेप्स होते हैं। इधर जैक पोस्टमार्टम वाले डॉक्टर के पास आता है। डॉक्टर बताती है कि मौत चाकू के जख्मों से हुई है। ऐसा लगता है कि चाकू भी छोटा था, 1-2 बार वार होता तो शायद लड़की बच भी जाती, लेकिन उसकी मौत ज्यादा ब्लड लॉस के वजह से हुई। उसे करीब 40 बार स्टैब किया गया था। लड़की के नाखून भी काटे गए थे जिसकी वजह से खून ज्यादा निकला। प्रिया कहती है 40 बार चाकू घोंपा गया लेकिन लड़की ने एक बार भी खुद को बचाने की कोशिश नहीं की। डॉक्टर कहती है हो सकता है मारने वाला कोई जान पहचान वाला हो। प्रिया पूछती है आपने वाला क्यों कहा, मतलब कोई लड़का है? डॉक्टर कहती है शरीर में सीमेन मिला, वो भी फ्रेश और काफी ज्यादा मात्रा में। हो सकता है किलर ने पहले लड़की को 40 बार स्टैब किया हो और फिर उसके साथ सेक्स किया, या फिर पहले सेक्स और फिर मर्डर। दूसरी तरफ एना को उसकी माँ के बॉक्स में एक वीडियो रिकॉर्डर मिलता है। डॉक्टर जैक को सैंपल देने के लिए बोलते हैं। जैक कहता है वो सैंपल देने कल आएगा, फिलहाल उसे उस लड़की के हस्बैंड से मिलने जाना है जिसका मर्डर हुआ था। एना वीडियो रिकॉर्डर में एक पुराना वीडियो देख रही थी जिसमें वो अपना 16वां जन्मदिन मना रही थी। उस वीडियो में उसके साथ और भी 3 लड़कियां थी। डॉक्टर को डेड बॉडी के मुंह के अंदर एक धागा जैसा कुछ मिलता है, एक ब्रेसलेट, और वही ब्रेसलेट एना को बॉक्स के अंदर भी मिलता है। जैक और प्रिया रेचल के हस्बैंड से मिलने के लिए जाते हैं। वो लोग बहुत देर तक घंटी बजाते हैं लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता। एना अपने बॉस जिम से पूछती है क्या मैं 6 बजे लाइव जाऊंगी या नहीं। जिम कहता है बिल्कुल तुम लाइव आओगी। इधर जैक अपने घर वापस आता है। उसकी बहन जोई शराब पीते हुए जैक से पूछ रही होती है इस शहर में मर्डर हो गया और तुमने मुझे अभी तक बताया
दिखाया भी नहीं। न्यूज चैनल पर लेक्सी आती है और उसी मर्डर केस के बारे में बात करने लगती है और फिर डायरेक्ट लाइव जुड़ जाती है। लाइव में एना बताती है कि पुलिस अभी तक अनुमान नहीं लगा पाई है कि बॉडी किसकी है, लेकिन एना अपने चैनल के जरिए सबको बता देती है कि जो बॉडी मिली है वो 40 साल की रेचल हॉपकिंस की है, जिसे स्टैब करके मार दिया गया था। ये सुनकर जैक अपनी पत्नी को गालियां देने लगता है। वो नहीं चाहता था कि ये खबर बाहर आए। तभी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। मर्डर वाली रात जब बारिश हो रही थी, जैक रेचल के साथ गाड़ी के अंदर इंटीमेट हो रहा था और बाहर से एना ये सब कुछ देख रही थी। एना अपने कमरे में बैठकर सोशल मीडिया प्रोफाइल्स देख रही थी। वो रेचल की प्रोफाइल खोलती है और फिर अपने बाकी दोस्तों को भी देखने लगती है। उन्हीं में जैक की बहन जोई भी थी, जो पागलों की तरह फोटो खिंचवाती रहती है। वहाँ एक फोटो जैक और मैग की भी होती है। तभी एना देखती है कि जैक वहाँ पहुंच गया था। गुस्से में जैक एना का दरवाजा लगातार खटखटाता रहता है। दरवाजा खुलते ही वो एना पर चिल्लाता है, अभी बस तुम मेरी नाक में दम करना चाहती हो, मुझे परेशान करना तुम्हें हमेशा अच्छा लगता है। एना बोलती है, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने तो सच्चाई सबके सामने लाई है। जैक चिल्लाता है, तुमने कहा था कि मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। एना बोलती है, मैं इस शहर में कुछ दिन रहने वाली हूँ, तो क्यों ना तुम और मैं एक दूसरे को झेलना सीख लें। जैक वहाँ रिचर्ड को ढूंढने लगता है और मजाक में बोलता है, तुम तो अपने कैमरामैन के साथ बहुत अच्छी न्यूज कवर कर रही हो, कल देखा मैंने। एना गुस्से में कहती है, ऐसा मत बोलो जैसे तुम भी दूध के धुले हुए हो। जैक बोलता है, मैं क्या करता, मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया। एना कहती है, तो बस और थोड़ा इंतजार नहीं कर सकते थे। जैक के पास कहने को कुछ नहीं बचता। वो जाने ही वाला होता है कि तभी एना पूछती है, क्या कोई सस्पेक्ट मिला। जैक गुस्से में होते हुए भी हंसने लगता है और बोलता है, तुम कभी नहीं बदलोगी। एना बोलती है, मैं बस अपना काम कर रही हूँ, क्या तुमने रेचल के पति से पूछताछ की। जैक बोलता है, हम उसके घर गए थे लेकिन वो नहीं मिला, हम उसे ढूंढ लेंगे। इतना कहकर वो गुस्से में वहां से चला जाता है। अगली सुबह डॉक्टर जैक और प्रिया को रेचल का ब्रेसलेट दिखाती है। जैक बोलता है, ये तो फ्रेंडशिप ब्रेसलेट है, मेरी बहन भी ऐसा पहनती थी जब वो टीनेज में थी। डॉक्टर उन दोनों से सैंपल देने के लिए बोलती है। इसके बाद प्रिया और जैक रेचल के पति डफी से मिलने जाते हैं। डफी काफी रो रहा था। जैक उसे पूछता है, आखिर आपकी पत्नी उस रात घने जंगल में कर क्या रही थी। डफी बोलता है, शायद सेक्स के लिए गई होगी, मुझे डायबिटीज है और कई और बीमारियां भी हैं, इस वजह से मुझसे कुछ होता भी नहीं। जैक पूछता है, मतलब वो आपको धोखा दे रही थी और आपको कोई फर्क भी नहीं पड़ता। डफी बोलता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो जवान थी, उसकी भी कुछ इच्छाएं हैं। जैक पूछता है, आपको पता है उस रात वो किसके साथ थी। डफी बोलता है, हम दोनों के बीच एक समझौता था, इन सब चीजों के बारे में हम बात नहीं करते थे। वो आगे कहता है, रेचल को मजे करना बहुत पसंद था, कहीं भी शुरू हो जाती थी, कार में, ट्रक में, जंगल में, जैसे कि वो अभी भी हाई स्कूल में हो। जैक बोलता है, आप अपनी पत्नी के बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हैं। डफी पूछता है, तुम्हारी शादी हो गई है। जैक बोलता है, हाँ। डफी बताता है, रेचल को पैसे खर्च करना बहुत पसंद था। जैक पूछता है कि आपकी पत्नी के मर्डर में आपका हाथ है। डफी बोलता है, मैं घर पर ही था। जैक पूछता है, क्या कोई सबूत है जो इस बात को कंफर्म कर सके। डफी अपने घर का सीसीटीवी फुटेज दिखाता है। उसमें दिखता है कि जिस वक्त रेचल रात में घर से निकली थी, डफी अपने कुत्ते मैरियन को लेकर बाहर टहलने गया था। कुछ समय बाद वो कुत्ते को लेकर वापस आ गया। जैक पूछता है, उस रात तो बारिश हो रही थी, फिर भी आप अपने कुत्ते को लेकर बाहर निकले। डफी बोलता है, कभी कभार निकलना पड़ता है। प्रिया देखती है कि रेचल घर से निकलते वक्त फोन पर बात कर रही थी। डफी बोलता है, मैं उसे बहुत मिस कर रहा हूँ, इसलिए कभी कभी उसे कॉल करता हूँ ताकि वॉइस मेल में उसकी आवाज सुन सकूं। जैक उसे टोकते हुए बोलता है, ये सब बंद कीजिए, वरना उसके फोन की बैटरी खत्म हो जाएगी और हम उसका फोन नहीं ढूंढ पाएंगे। प्रिया उन्हें बताती है कि उन्हें वीडियो फुटेज चाहिए, साथ ही उनके फिंगरप्रिंट्स और डीएनए स्वैब भी। जैक वहाँ डफी का जूता देखता है जो एकदम साफ सुथरा था। डफी बताता है, उस रात घर आने के बाद मैंने अपने जूते धो दिए थे। प्रिया डफी से रेचल के बेपरवाह नेचर और सेक्स के बारे में कुछ अजीब सवाल पूछती है। डफी बताने लगता है कि रेचल को पसंद था जब उसका पार्टनर नीचे हो, सेक्स में भी और औकात में भी। जिसके साथ वो मजे करती थी उसे जरूर ये सब पता होगा। उसे 40 बार चाकू मारा गया, कोई तो था जो बहुत भड़का हुआ था। जैक उल्टा सवाल करता है, आपको कैसे पता कि 40 बार वार किया गया था। डफी बोलता है, एना ने बताया था, न्यूज में सुना मैंने, उसके पास तो तुम दोनों से ज्यादा जानकारी है, वो तो मेरे घर भी आई थी मेरा इंटरव्यू लेने। जैक पूछता है, क्या एना ने कोई ऐसा सवाल पूछा जो हम लोग मिस कर गए। डफी बोलता है, रेचल जंगल में थी, इस बारे में किसको पता था। जैक पूछता है, तो फिर आपका जवाब क्या था। डफी बोलता है, उसकी बेस्ट फ्रेंड हेलेन वैंग को, जो सेंट हिलरी स्कूल में हेड मिस्ट्रेस है। न्यूज ऑफिस में लेक्सी एना की न्यूज रिपोर्टिंग देख रही थी। जिम उसे कहता है, तुम घबराओ मत, अब एना में वो बात नहीं रही। लेक्सी पूछती है, आखिर उसने मेरे हस्बैंड को क्यों चुना। डफी के घर से निकलने के बाद जैक प्रिया से कहता है, यहाँ जितने भी सीसीटीवी कैमरा लगे हैं उनकी फोटो ले लो, क्योंकि मुझे इस
बेवकूफ़ इंसान पर भरोसा नहीं है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये सिर्फ अपने कुत्ते को टहला कर वापस घर आ गया था। जैक सेंट हिलरी में फ़ोन करता है और कहता है कि उसे हेलन से बात करनी है। जब हेलन अवेलेबल नहीं होती तो जैक कहता है उनसे कहना कि डिटेक्टिव जैक उनसे बात करना चाहते हैं। उधर डफी हेलन को फ़ोन करके बोलता है तुम बिल्कुल मत घबराओ, 2-3 दिन में उसका फ़ोन बंद हो जाएगा, उसके बाद तुम जो चाहे वो करना। अब मैं तुम्हें रात में फ़ोन करूंगा। इसके बाद डफी किसी को फ़ोन लगाता है और वही फ़ोन जैक की गाड़ी में बजने लगता है। जैक किसी तरह फ़ोन निकालता है और देखता है ये फ़ोन तो रेचल का था। तो क्या इसका मतलब प्रिया ने फ़ोन छुपा कर रखा था? इतने में प्रिया सारे फोटोज लेकर आ जाती है और फिर दोनों वहां से निकलते हैं। इधर एना अपनी दोस्त हेलन से मिलने के लिए स्कूल गई होती है। वहां पहुंचकर उसे अपने पुराने दिन याद आने लगते हैं जब वो अपनी माँ के साथ इस स्कूल में पहली बार आई थी। वहीं उसकी मुलाकात रेचल से हुई थी। स्कूल के ज्यादातर दोस्त एना को पसंद नहीं करते थे क्योंकि एना की माँ एलिस उनके घरों में साफ सफाई का काम करती थी, इसलिए वो लोग एना को ज्यादा भाव नहीं देते थे। दूसरी तरफ जैक एक ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था। वो फोन को भी अपने पास छुपाए रखता है। प्रिया अपनी थ्योरी बताने लगती है कि शायद कातिल ने पहले सेक्स किया हो और उसके बाद मर्डर किया हो सकता है रेचल के मुंह से कुछ निकल गया था जिससे किलर गुस्सा हो गया। जैक बोलता है गुस्से में कोई 3-4 बार वार करेगा, 40 बार कौन करता है, जरूर कोई पर्सनल दुश्मनी है। वो ये भी कहता है ऐसा भी हो सकता है कि जिसने मर्डर किया उसके साथ सेक्स हुआ भी ना हो। जैक आगे कहता है अगर हेलन कुछ भी जानती होगी तो वो हमें बताएगी, मगर वो बहुत शातिर है, स्मार्ट है। प्रिया पूछती है आप उसे कैसे जानते हैं? जैक बोलता है क्योंकि वो मेरी बहन की दोस्त थी, दोनों एक ही स्कूल में पढ़ती थी। प्रिया गुस्से में कहती है तो आप मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताएं, और आपने ये भी क्यों नहीं बताया कि एना आपकी पत्नी है? जैक बोलता है मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता और फिर गुस्से में ट्रक को ओवरटेक करके निकल जाता है। इधर एना की मुलाकात हेलन से होती है। एना यहाँ पूछताछ के लिए आई थी। वो हेलन से पूछती है कि उस रात रेचल किससे मिलने जा रही थी, वो भी आधी रात को घने जंगल के बीच एकदम भारी बारिश में। हेलन बोलती है हो सकता है उसे अकेला रहना था। एना बोलती है उसका पति खुलकर बता रहा था कि रेचल के कितने रिलेशनशिप्स हैं। हेलन कुछ भी बताने से मना करती है। एना उकसाती है लगता है तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। हेलन बोलती है मुझे सब कुछ पता है, लेकिन जब तक मुझसे कोई सीधा पूछेगा नहीं मैं नहीं बताऊंगी। फिर वो जैक के बारे में बोलती है कि वो काफी परेशान और गुस्से में लग रहा था। एना उठकर जाने लगती है तभी हेलन बोलती है 20 साल पुराना राज या तो समय के साथ खत्म हो जाता है या फिर और खतरनाक बन जाता है। फिर वो एना के मरे हुए बच्चे का जिक्र करती है। ये सुनकर एना गुस्से में उसे घूरने लगती है। बाहर एडमिन से एना को पता चलता है कि डिटेक्टिव जैक का भी बार बार फोन आ रहा था। अब आखिर में जैक प्रिया से कहता है डफी के कॉल रिकॉर्ड्स निकालने के लिए कोर्ट ऑर्डर तैयार करो। मुझे पता है वो कुछ छुपा रहा है, हो सकता है हमारे निकलने के बाद उसने किसी को कॉल किया हो, पता करो किसे कॉल किया। उन्हें ये भी शक होता है कि डफी जानबूझकर अपनी पत्नी के फोन पर बार बार कॉल कर रहा है ताकि फोन की बैटरी खत्म हो जाए। जैक फोन करके बोलता है मैंने जो रेचल का फोन ट्रेस करने की रिक्वेस्ट दी थी उसे कैंसिल करना चाहता हूँ। फिर वो प्रिया की तरफ देखता है और उसके बाद चुपके से रेचल का फोन इस्तेमाल करता है, लेकिन उसे पास कोड पता नहीं होता। प्रिया नोटिस करती है कि जैक एक तरफ झुककर कुछ कर रहा था। वो जाकर बताती है पैथोलॉजिस्ट का कॉल आया था, उन्हें आज रात तक डीएनए सैंपल चाहिए, क्या मैं ले जाऊं? जैक बोलता है नहीं मैं खुद ले जाऊंगा। जैक जब अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी बहन घर पर नहीं थी और उसकी भांजी मैग काफी देर से अकेली बैठी हुई थी। जोई नहीं होती तो जैक मैग का ही सैंपल ले लेता है। इधर घर के बाहर एना पहुंच चुकी होती है। वो अपने पुराने दिन याद करने लगती है जब पहली बार वो इस नए घर को देखने के लिए आई थी। वो जैक के साथ बहुत खुश थी क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी और ये खबर सुनकर जैक भी बहुत खुश हो गया था। तभी वहां जोई पहुंच जाती है। वो एना को बुरा भला बोलती है, उसे मिडिल फिंगर दिखाकर भाग जाती है। शाम के समय प्रिया डफी को कॉल रिकॉर्ड्स देख रही थी। उसमें दिखता है कि एक ही नंबर से बार बार कॉल गया था और हर बार कॉल बस कुछ सेकंड्स का था। इधर एना अपनी माँ के घर पहुंच जाती है खाने पीने का सामान लेकर। एलिस खाना बनाने लगती है। एना धीरे से पूछती है मॉम आप कैसी हो? एलिस जवाब देती है मतलब जैक ने तुम्हें सब कुछ बता दिया, वैसे उसका काम नहीं था तुम्हें बताना, मैं तुम्हें कॉल करना चाहती थी लेकिन तुमने कभी फोन ही नहीं उठाया। एना बोलती है मुझे बस थोड़ा सा समय चाहिए था। उसकी माँ पूछती है कितना समय? तुमने अपनी नौकरी छोड़ दी, जैक भी तुम्हें ढूंढ नहीं पाया। एना बोलती है मैंने अपनी बेटी खो दी थी। एलिस बोलती है मैंने भी। कुछ देर बाद जिम का फोन आता है तो वो बताता है कि लेक्सी अपना फोन नहीं उठा रही और वो कहाँ है किसी को नहीं पता, इसलिए वो चाहता है कि एना वापस आए और न्यूज एंकर बनकर शो को संभाले। एलिस एना को खाने के लिए स्क्रैम्बल्ड एग्स देती है लेकिन उसमें अंडे के छिलके भी थे। एना समझ जाती है कि उसकी माँ की हालत अब ठीक नहीं है। जैक डीएनए सैंपल मॉर्ग में जाकर दे देता है और अपनी रिंग ढूंढने के बहाने अंदर जाने की सोचता है, लेकिन असिस्टेंट वॉली उसे मना कर देता है। एना के जाने से पहले उसकी माँ उसे रास्ते के लिए खाना देती है और बोलती है आते रहना। एना वापस एटलांटा के लिए निकल जाती है। इधर
जोई गलत फूड ऑर्डर पहुंचने पर फोन पर चिल्ला रही थी। वो अपनी बेटी से कहती है अपने अंकल के जूते वापस उनके कमरे में ले जाओ। इधर प्रिया को फुटप्रिंट्स की फोटो मिल जाती है। वो एक जूते का इमेज देखती है और जूते के नीचे एक खास तरह का ग्रूव डिजाइन बना हुआ था। जैसे ही मैग जैक का जूता उसके कमरे में फेंकती है, जैक के जूते में भी वही ग्रूव डिजाइन बना होता है। जैक किसी तरह लैब असिस्टेंट को अपने काम में उलझा देता है और मौका देकर वो रेचल की बॉडी निकालता है और उसके फेस आईडी से फोन अनलॉक करने की कोशिश करता है। आखिरकार फोन अनलॉक हो जाता है। डफी हेलन को कॉल कर रहा था लेकिन हेलन फोन नहीं उठाती। जैक रेचल के फोन से अपने गंदे मैसेजेस डिलीट कर देता है। फिर वो हेलन और रेचल के मैसेजेस पढ़ने लगता है, जिससे उसे पता चलता है कि रेचल का जंगल में होना और उसका जैक से मिलना, इन सब के बारे में हेलन को पहले से पता था। आखिर में हेलन शेरिफ को कॉल करने के लिए स्टेशन पर फोन करती है। एटलांटा पहुंचकर एना लाइव जाने के लिए तैयार हो रही होती है। न्यूज में दिखाया जा रहा था कि रेचल का सेंट हिलरी स्कूल से कनेक्शन है और रेचल की दोस्त हेलन ने कुछ भी कहने से मना कर दिया है। ये सब देखकर एना सोचती है कि कुछ लोग कभी नहीं बदलते, नियत से भी नहीं। फ्लैशबैक में जब स्कूल में एना का पहला दिन होता है, वो रेचल, हेलन और जोई के साथ कैफेटेरिया में बैठी होती है। सभी लोग एक अकेली मोटी लड़की का मजाक उड़ा रहे थे। एना बोलती है क्यों ना उस लड़की को हम बुला लें, शायद वो अकेली है। रेचल कहती है तुम बुला लो। एना उस लड़की कैथरीन से कहती है हमारे साथ आकर बैठो। कैथरीन बोलती है सबको अजीब लगेगा, मगर बाकी लड़कियां भी उसे बुलाने लगती है तो कैथरीन उनके साथ आकर बैठ जाती है। मगर तभी रेचल वहां आकर उसकी झूठी तारीफ करने लगती है, यहाँ तक कि वो उसका ड्रिंक गिरा देती है और फिर अपना ड्रिंक उसे दे देती है। जैसे ही कैथरीन उसे पीती है वो बोलती है कि इसका टेस्ट काफी अजीब लग रहा है। रेचल बोलती है लगेगा ही, क्योंकि इसमें मेरा पेशाब जो है। ये सुनकर सभी लड़कियां हंसने लगते हैं। रेचल चिल्लाकर सबको बता देती है कि कैथरीन ने उसका पेशाब पी लिया। कैथरीन गुस्से में एना की तरफ देखती है। एना बोलती है मुझे सबके बारे में सच में कुछ नहीं पता था। कैथरीन गुस्से में वहां से चली जाती है। एना को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है कि ये तीनों लड़कियां कितनी शैतान हैं। प्रेजेंट में मेकअप करने के बाद जिम एना को समझा देता है कि उसे कौन से केस के बारे में बात करनी है। एना बोलती है कि शुरुआत तो डेलोने का मर्डर केस ही करेंगे ना। जिम बोलता है कर लेना, लेकिन ज्यादा कुछ मत बोलना, 2 लाइन कहकर भूल जाना। एना बोलती है तो फिर मैं पहले लोगों से ये भी बोल दूंगी कि इतने लंबे समय तक गायब रहने के लिए सॉरी। जिम बोलता है ये परफेक्ट है, अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो क्या पता तुम्हारी वापसी हो जाए। दूसरी तरफ जैक हेलन वाला मैसेज देखकर सोच रहा होता है कि आखिर ब्लैकमेल का यहाँ मतलब है क्या और किस बारे में वो दोनों बात कर रहे थे। फिर वो गैलरी देखने लगता है जिसमें एक वीडियो होता है जिसमें रेचल अपने पति डफी के साथ मजे कर रही थी। ये देखकर जैक हैरान हो जाता है। तभी वहाँ मैग आती है और जैक गलती से फोन गिरा देता है। मैग पूछती है ये किसका फोन है। जैक बोलता है ये मेरा ही फोन है। मैग बोलती है कि मम्मी आपको डिनर के लिए बुला रही है। फिर वो चली जाती है। डिनर हो जाने के बाद जोई अपनी बेटी से कहती है अब तुम जाकर टीवी देखो। फिर वो अपने भाई जैक से झगड़ा करने लगती है। जोई बोलती है कि रेचल मेरी दोस्त थी, पिछले हफ्ते ही उससे मिली थी शेल स्टेशन पर और उसने खुद आकर मुझसे हाय कहा था। इसकी कोई तो वजह होगी, इतने सालों से हमारी बात ही नहीं हुई थी। तुम कुछ बताना चाहते हो क्या? तुम उसके साथ सो रहे थे? जैक चुप हो जाता है तो जोई समझ आती है। वो पूछती है जिस रात वो मरी क्या तुम उसके साथ थे? जैक कहता है मैं अपना काम कर रहा था। जोई कहती है झूठ बोलना बंद करो, तुम सिर्फ एक डिटेक्टिव हो। तुम्हारी बीवी के भाग जाने के बाद मैंने तुम्हें अपने घर में सिर्फ 1 हफ्ते के लिए रहने को कहा था, 1 साल के लिए नहीं। जैक बोलता है क्या मैं तुम्हारे लिए बोझ हूँ? क्या मैं बिल्स नहीं भरता, सारा सामान नहीं लाता, तुम्हारी बेटी को हर जगह नहीं ले जाता? जोई अपनी बेटी को अपने कमरे में बंद कर देती है। जैक चिल्लाने लगता है अच्छा ही होगा कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, फिर तुम किसी तरह सामान बेच कर अपना गुजारा करना। जोई पूछती है क्या रेचल को तुमने मारा? जैक कहता है मैं तुम्हारा भाई हूँ, क्या मैं तुम्हें ऐसा लगता हूँ? जोई पूछती है तो फिर तुमने मैग का स्वाब क्यों लिया? तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आता? आखिर साफ साफ बताओ उसके साथ थे या नहीं? जैक कहता है हाँ मैं था, हम दोनों ने मस्ती भी की और फिर मैं वहां से चला गया, उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। जोई कहती है और तुमने अपने किसी पार्टनर को भी नहीं बताया? जैक बोलता है यकीन करो मैंने रेचल को कुछ नहीं किया। प्रिया मॉर्ग पहुंचकर असिस्टेंट वॉली को 2 सैंपल देती है, एक डफी का और दूसरा खुद का। वॉली पूछता है कि क्या जैक को उसकी रिंग मिल गई? वो यहाँ आया था और अपनी रिंग ढूंढ रहा था। प्रिया को ये सुनकर काफी अजीब लगता है। एना जैसे ही अपने सपने को जीने के लिए तैयार होती है तभी वहाँ लेक्सी पहुंच जाती है। वो कहती है सॉरी मैं नहीं आ पाई क्योंकि मेरे घर पर नैनी नहीं आई थी और सारा काम मुझे ही करना पड़ा। ये सुनकर एना का दिल टूट जाता है क्योंकि अब वो रिपोर्टिंग नहीं कर पाएगी। जिम उसे कह देता है सॉरी एना, लेकिन अब लेक्सी को ही सब कुछ संभालना पड़ेगा। एना गुस्से में अपने गाड़ी में बैठती है और अपनी माँ का दिया हुआ स्क्रैम्बल्ड एग्स लेक्सी के गाड़ी के ऊपर फेंक देती है। जैक हेलन को मैसेज कर रहा था और उसे फोन करने के लिए
बोल रहा था। तभी प्रिया का कॉल आता है। वो बताती है कि आप डफी के बारे में बिल्कुल सही थे। हमारे निकलने के बाद ही उसने 2 बार कॉल किया था, पहला अपनी मरी हुई बीवी को और दूसरा हेलन को। उसने हेलन को इसलिए कॉल किया होगा ताकि उसे सावधान कर सके कि पुलिस उससे पूछताछ करने आने वाली है। अब उन्हें डफी पर शक और बढ़ने लगा। हो सकता है रेचल के फोन में कुछ ऐसा है जो डफी नहीं चाहता था लोगों को पता चले। प्रिया जैक को बताती है कि जूतों के प्रिंट का फोटोज भी आ गया जो टिम्बरलैंड बूट्स के हैं और वैसा ही जूता जैक के पास भी है। इसलिए जैक थोड़ा परेशान हो जाता है। प्रिया कहती है जूता 10 साइज का है। ये सुनकर जैक और टेंशन में आ जाता है और फिर टॉपिक से भटकाने के लिए बोलता है कि इसका कोई फायदा नहीं है। क्राइम सीन पर तो वैसे भी बहुत लोग आते हैं। वो कहता है कि तुम बहुत सही इन्वेस्टिगेशन कर रही हो, लेकिन फिलहाल सिर्फ डफी पर ही फोकस करो। वो कौन सा जूता पहनता था? प्रिया कहती है 11। प्रिया पूछती है आप मॉर्ग में अपनी वेडिंग रिंग क्यों ढूंढ रहे थे, जबकि आप तो कोई रिंग पहनते भी नहीं। जैक कहता है मैं कभी कभार पहनता हूँ, शायद तुमने ध्यान नहीं दिया, मैं उसे अपने पॉकेट में रखता हूँ। प्रिया के घर पर दिखाया जाता है कि वो इस केस को बहुत ही बारीकी से इन्वेस्टिगेट कर रही थी और उसका शक जैक पर भी था। जैक हेलन के घर पहुंच चुका था और वो फोन पर जोर जोर से बात कर रहा था, जिस वजह से एक औरत बाहर आती है। जैक पूछता है कि वो हेलन से मिलने आया है। वो औरत कहती है आज तो फ्राइडे है तो हेलन स्कूल में ही होगी। फ्राइडे की रात वो लेट आती है। जैसे ही डफी अपने घर से निकलता है प्रिया उसे फॉलो करने लगती है। डफी दूर जाकर एक बैग को डस्टबिन में फेंक देता है और फिर वहां से चला जाता है। प्रिया कचरे में ढूंढने लगती है मगर उसे आखिर में डस्टबिन में उतरना पड़ता है। जैक रात में स्कूल पहुंचता है और बेल बजाता है, लेकिन हेलन दरवाजा नहीं खोलती। तब जैक साइड के दरवाजे से अंदर चला जाता है। प्रिया कचरे में से एक मास्क निकालती है। जैक हेलन से मिल नहीं पाता और वो सुपरमार्केट आता है शॉपिंग के लिए। वहां उसे रिचर्ड काउंटर पर दिखता है, जिसे वो देखते ही रहता है। रिचर्ड के जाते ही जैक काउंटर पर आता है और अपने लिए एक्स्ट्रा प्लास्टिक बैग्स मांगता है। प्रिया उसे कॉल करके बताती है कि डफी हमसे जो छुपा रहा है वो मिल गया। हो सकता है वो सबूत मिटाने की कोशिश कर रहा हो। जैक प्रिया से कहता है तुम्हारी आवाज कट रही है, पुलिस स्टेशन पहुंचकर बात करते हैं। आधी रात के समय जैक क्राइम सीन पर पहुंचता है और जो प्लास्टिक बैग्स उसने खरीदे थे उन्हें अपने जूतों के ऊपर पहन लेता है ताकि इस बार फुटप्रिंट्स पीछे ना छूटे। वो पुराने जूतों के निशान देखता है और उससे वो समय याद आता है जब वो रेचल के साथ मजे कर रहा था। रेचल ने उसे पूछा था एना को भी ऐसा ही पसंद है ना? इससे जैक को गुस्सा आ गया था और वो चिल्लाता है अपनी जुबान पर लगाम दो। तभी वो सामने एक और गाड़ी को आते हुए देखता है। वो आगे बढ़ता है और ग्रेवयार्ड की तरफ चला जाता है। तभी उस पर एक आदमी बंदूक तान देता है। जैक बोलता है मैं एक डिटेक्टिव हूँ, अपनी बंदूक नीचे करो, मेरा नाम जैक है। नाम सुनते ही वो आदमी बंदूक नीचे कर देता है। जैक देखता है ये तो उसका कोच विली था। जैक पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कोच बोलता है मैं तो यहीं रहता हूँ। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। विली बोलता है तुम उसी लड़की की वजह से आए हो ना जिसकी बॉडी मिली थी? बहुत भयानक मौत हुई उसकी। मुझे उम्मीद है कि तुम उसे पकड़ लोगे जो इसके पीछे है। जैक बोलता है वैसे तुम यहाँ बंदूक लेकर क्या कर रहे हो? कोच बोलता है कि बच्चे यहाँ आकर कब्रों पर पत्थर फेंकते हैं, इसलिए यहाँ मैंने बहुत सारे कैमरास लगाए हैं। ये सुनकर जैक हैरान होता है। कोच उसे अपने वैन के अंदर लेकर आता है और उसे फुटेज दिखाने लगता है। फुटेज में उस रात का सीन होता है जब मर्डर हुआ था। एक कब्र के पास उन्हें कोई नजर आता है जिसने हुडी पहन रखी होती है। जब जैक कब्र के पास जाता है तो वो देखता है वो कब्र उसकी बेटी शार्लट की थी। उसे समझ आ गया था कि हुडी पहना हुआ कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी एना थी। एना वापस अपने केस पर काम करने के लिए लौटती है। वो गाड़ी में रेडियो सुन रही थी और एक गाना चल रहा होता है। गाना सुनते ही उसे अपनी बेटी की याद आती है। एक दिन उसकी बेटी बहुत रो रही होती है। जैक जैसे ही अपनी बेटी को गोद में लेता है शार्लट एकदम शांत हो जाती है, लेकिन जैसे ही वो एना की गोद में जाती है शार्लट फिर से रोने लगती है। थोड़ी समय के बाद जैक और एना अपनी बेटी को एलिस के साथ छोड़कर कहीं निकल जाते हैं। उस दिन को याद करके एना बहुत रोने लगती है। वो वापस अपने होटल के कमरे में आती है। वो काफी दुखी होती है। तभी दरवाजे पर रिचर्ड आता है और बताता है कि उसे पता है अटलांटा में एना के साथ क्या हुआ था। एना बोलती है मैं ठीक हूँ। वो दरवाजा खोलती है तो रिचर्ड ड्रिंक लेकर आया होता है। एना मजाक में पूछती है अपनी पत्नी की तरफ से सॉरी कह रहे हो क्या? रिचर्ड बोलता है शायद। एना कहती है कोई बात नहीं, तुम्हारी पत्नी सिस्टर इन लॉ के बच्चे संभाल रही थी इसीलिए वो गायब थी। रिचर्ड बोलता है सिस्टर इन लॉ ऐसी तो कोई है ही नहीं, ना ही उसकी कोई सिस्टर है। उसकी एक सिस्टर थी जो 20 साल पहले गुजर गई। एना कहने लगती है ये बुरा वक्त हम खुद अपने लिए लाते हैं, पर यह बुरा वक्त हर किसी
इसी के लिए आता है और ये वक्त आते ही हम बुरी चीजें करने लगते हैं। रिचर्ड बोलता है तुम सिर्फ खुद को कसूरवार मान रही हो जबकि इसमें तुम्हारी कोई गलती है ही नहीं। एना कहती है तुम मुझे ठीक से जानते भी नहीं हो। इसी बीच जैक को एक ऑफिसर का कॉल आता है। जैसे ही वो वहां पहुंचता है पता चलता है एलिस फिर से बीच रास्ते में चलती हुई पाई गई थी। एलिस को याद भी नहीं होता कि वो यहाँ कैसे आई। जैक एलिस को उनके घर छोड़ देता है। एलिस कहती है ऐसे रोज रोज मरने से अच्छा है कि कोई गाड़ी आकर मुझे उड़ा दे, मुझे कुछ याद भी नहीं रहता, अपना नाम भी भूल जाती हूँ। लोग कहते हैं कि समय के साथ जख्म ठीक हो जाते हैं लेकिन ये गलत है, जख्म नासूर बन जाते हैं। फिर वो उससे जैक और एना के बारे में पूछती है तुम अभी भी उसे प्यार करते हो। जैक बोलता है करता हूँ लेकिन अब सब खत्म हो गया है। एलिस कहती है तुम दोनों का अभी तक डिवोर्स तो हुआ भी नहीं है, जाकर उससे बात करो, उसे यकीन दिलाओ कि तुम भागोगे नहीं। कुछ समय के बाद दोनों हॉलीवुड की खबरें देख रहे होते हैं। फिर जैक वहां से चला जाता है। वो गाड़ी में बैठे बैठे एना को मैसेज लिखता है कि वो उससे बात करना चाहता है। एना रिप्लाई लिख रही होती है लेकिन मैसेज सेंड नहीं करती। जैक अपने घर आता है जहाँ पूरा घर बिखरा हुआ था। वो मैग को चेक करने जाता है। फिर वो अपने कमरे में आ जाता है, उदास होकर कमरे के कोने में बैठ जाता है। अगली सुबह प्रिया उसे कॉल करके बताती है कि उन्हें एक दूसरी बॉडी मिली है। जैक तुरंत स्कूल पहुंचता है और वहां पता चलता है कि हेलन मर चुकी है। उसकी डेड बॉडी को पहली बार देखने वाली एना होती है। एना अपनी न्यूज रिपोर्टिंग के जरिए बता रही होती है कि डेलोने का मर्डर केस में एक नया मोड़ आया है। वो बताती है कि जब यहाँ रहने वाले 7,500 लोग सुबह उठे होंगे तब उन्हें पता चलेगा कि उन्हीं में से कोई एक सीरियल किलर है। ये सब ऐसे वक्त पर हो रहा है जब लोग गोल्ड रश फेस्टिवल के दौरान लोग सेलिब्रेशन के मूड में हैं। दूसरी तरफ स्कूल में फॉरेंसिक टीम अपना काम कर रही होती है। प्रिया हेलन की बॉडी देखकर बोलती है काश इसका इंटरव्यू हम कल ले लिए होते। जैक पूछता है आखिर एना यहाँ क्या कर रही थी। प्रिया बताती है किसी काम के वजह से हेलन ने उसे बुलाया था और जैसे ही वो वहां पहुंची उसने हेलन को मरा हुआ देखा। इसके बाद उसने अपने कैमरामैन को बुलाया और फिर पुलिस को। प्रिया जैक को एना का फोन देती है जो उसने चेकिंग के लिए लिया था। जैक बाहर आकर अपनी पत्नी से मिलता है। एना उससे अपना फोन मांगती है। जैक बोलता है शुरुआत से सब कुछ बताओ। एना बताने लगती है हेलन ने मुझे 7 बजे बुलाया था, उसकी डेड बॉडी 7:05 पर मिली, 7:06 पर मैंने कैमरामैन को फोन किया, 7:08 पर अपने बॉस को कॉल किया और 7:45 पर मैंने 911 कॉल किया। जैक पूछता है तुमने आखिर में 911 पर कॉल क्यों किया, जल्दी करना चाहिए था। वो ये भी पूछता है कि डेप्यूटी ने बताया कि यहाँ के दरवाजे बंद थे तो तुम अंदर कैसे आई। एना बोलती है क्यों ना तुम हेलन से ही पूछ लो। जैक उसे पूछता है जब रेचल का मर्डर हुआ था तुम उस वक्त कहाँ थी। एना कहती है मैं एटलांटा में थी। जैक कहता है तुम इस बिल्डिंग से कहीं नहीं जाओगी। इसके बाद जैक वहां से चला जाता है। बाद में जिम एना को कॉल करके बताता है कि उसकी न्यूज रिपोर्टिंग की वजह से तहलका मच गया है, अब उसे कुछ और ऐसा करना होगा जिससे टीआरपी और बढ़ जाए, तभी वो एना के लिए कुछ कर पाएगा। ये सुनकर एना कहती है ठीक है मैं देखती हूँ क्या हो सकता है। आखिर में हेलन की बॉडी को वहां से ले जाया जाता है। प्रिया जैक को बताती है कि जिन दोनों औरतों का खून हुआ था वो दोनों एक ही साथ हाई स्कूल में पढ़ती थी, दोनों के ही मुंह के अंदर से फ्रेंडशिप ब्रेसलेट मिला और दोनों डफी से कनेक्टेड हैं। तभी फॉरेंसिक वाली औरत अंदर आकर बताती है कि कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिला, सब कुछ साफ कर दिया गया था। प्रिया कहती है लगता है ये किसी प्रोफेशनल का काम था। जैक बोलता है शायद डफी ने किसी को हायर किया था। जैक बाहर देखता है कि एना रिचार्ड से हंसते हुए बात कर रही थी। प्रिया बताती आपने कहा था रिचार्ड के बारे में कुछ पता करने को, एक 3 साल पुराना केस मिला है जब उसने एक औरत का जबड़ा तोड़ दिया था। ये सुनकर जैक वहां से चला जाता है। वो बाहर आकर एना को ढूंढता है। रिचार्ड उसे कहता है अगर मैं होता तो अपनी पत्नी को थोड़ा स्पेस देता, उसका मूड अभी ठीक नहीं है। जैक बोलता है तू मेरी छोड़ अपनी शादी को संभाल। दोनों के बीच में तीखी बहस होने लगती है। जैक बोलता है मुझे पता है तू कितना बड़ा धोखेबाज है, अगर मैं औरत होता तो तू मेरा भी जबड़ा तोड़ देता। तभी वो एना को वहां से निकलते हुए देखता है। एना सीधे डेलोने का सिटी हॉल पहुंचती है और मेयर से मिलती है। बोलती है कि हालात और भी खराब होने वाले हैं लेकिन वो उनकी मदद कर सकती है। मेयर कहता है तुम ऐसी स्टोरीज को भूल जाओ, हमें अब आगे बढ़ना होगा। एना बोलती है अब वो जमाना नहीं रहा, हमें कोई स्टोरी क्रिएट करनी पड़ेगी वरना कोई और अपनी कहानी बना लेगा। मेयर पूछता है तुम्हारी स्टोरी क्या है। एना कहती है पूरी दुनिया को बता दीजिए कि डेलोने का बिजनेस के लिए ओपन है, मैं इसी शहर की हूँ, मुझे यहाँ की फिक्र है। मेयर कहता है तो फिर इस शहर को थैंक यू कहो क्योंकि आज तुम जो कुछ भी हो कहीं ना कहीं इस शहर का बहुत बड़ा हाथ है। एना बोलती है तो फिर मैं आपको भी कुछ कहना चाहती हूँ। डेलोने का टूरिज्म पर चलता है और अगर आपने अभी फिलहाल कुछ नहीं किया तो लोग यहाँ की हकीकत पूरी दुनिया में फैला देंगे, इससे इस शहर की इकोनॉमी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और उसके बाद आप इलेक्शन के लिए तैयार हो जाइए। हेलन के पोस्टमार्टम के समय डॉक्टर बताती है कि इसमें लगता है चाकू दूसरे तरह का था। जैक को लगता है मारने वाला एक ही इंसान था क्योंकि दोनों औरतों के मुंह के अंदर से ब्रेसलेट मिला, शायद दोनों मर्डर्स आपस में जुड़े हुए हैं। वो कहता है पिछली
बार भी हमें एक मैसेज मिला था। रेचल के नाखून कटे हुए थे और अब हेलेन के माथे पर लायर लिखा हुआ है। डॉक्टर हेलेन की आंखें दिखाती है जो स्टेपल की हुई थी। जैक पूछता है टाइम ऑफ डेथ क्या था। डॉक्टर कहती है एग्जैक्ट टाइम तो नहीं बता सकती, लेकिन बॉडी की हालत देखकर लगता है शायद 12 घंटे पहले मर्डर हुआ था। वो दोनों ब्रेसलेट को देखते हैं और उन्हें लगता है कि ये बिल्कुल रेचल वाले ब्रेसलेट की तरह है। प्रिया कहती है मैं जाकर पता करती हूँ कि ऐसा ब्रेसलेट इस शहर में कहाँ मिलता है। बाहर निकलते समय प्रिया बताती है कि सीमेन सैंपल भी किसी के साथ मैच नहीं हुआ। उनका शक डफी पर था, लेकिन वो तो नामर्द था, इसलिए दोनों को समझ नहीं आ रहा कि आखिर इन दोनों मर्डर्स के पीछे है कौन। जैक घर आकर अपनी बहन की चीजें देखने लगता है। दरअसल वो वहाँ वही पुराना ब्रेसलेट ढूंढ रहा था। तभी वहाँ जोई आ जाती है और चिल्लाने लगती है आखिर तुम क्या ढूंढ रहे हो। जैक बोलता है मुझे ब्रेसलेट चाहिए। जोई उसे ब्रेसलेट दे देती है और बोलती है तुम तो इसे ऐसे ढूंढ रहे हो जैसे ये टाइटैनिक वाला ब्रेसलेट हो। जैक उसे पूछता है तुम्हें ये ब्रेसलेट कहाँ से मिला। जोई बताती है एना ने हम सबको दिया था। जैक पूछता है क्या एना के पास भी ऐसा ही ब्रेसलेट है। जोई परेशान होकर कहती है मुझे इन सब में मत घसीटो। जैक कहता है प्लीज मेरी मदद करो। जोई बताती है हेलेन लेस्बियन थी और रेचल को भी लड़का लड़की दोनों चल जाते थे, इसलिए उन दोनों ने हाई स्कूल में काफी मजे किए। यहाँ तक कि हेलेन को एना पर भी क्रश था, लेकिन एना को लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो बात नहीं बनी। जैक पूछता है तो इस वजह से तुम लोगों की दोस्ती टूट गई। इतने में जैक को शेरिफ का फोन आता है। शेरिफ बताता है कि मैं और मीडिया के सामने कुछ नाटक करने वाला है ताकि उसकी कुर्सी बची रहे। वो कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ जाओ क्योंकि तुम्हें सब कुछ पता है। जैक बोलता है मर्डर हुए अभी 24 घंटे भी नहीं हुए, ये खबर बाहर नहीं आनी चाहिए। शेरिफ कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता, ऑर्डर ऊपर से आया है। एना अपने कमरे में होती है, तभी डेप्यूटी एडम्स का कॉल आता है। वो बताता है कल रात आपकी माँ बाहर रास्ते में मिली थी। एना परेशान होकर सारा काम छोड़कर अपनी माँ के घर पहुंचती है, लेकिन उसकी माँ वहाँ नहीं होती। वो एक कमरे में आकर खुद को आईने में देखने लगती है और कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। उस दिन एना और रेचल एक साथ होते हैं। एना अपना नया ड्रेस ट्राई कर रही होती है और रेचल उसके लिए एक गिफ्ट लेकर आई थी, एक ब्रा। रेचल एना से कहती है तुम्हें यह ट्राई करना चाहिए। जैसे ही एना वो पहनती है तभी वहाँ हेलेन, जोई और कैथरीन भी पहुंच जाती है। एना कहती है मैंने कैथरीन से माफी मांग ली और मैंने उसे बता दिया कि उस ड्रिंक में सूसू नहीं था। रेचल फोटो खींचना शुरू कर देती है। एना बोलती है मैं टॉप पहन लेती हूँ, लेकिन रेचल बोलती है ऐसे ही रहो और मॉडल की तरह पोज दो। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। एलिस अपने घर आ जाती है और वो एना को देखकर समझ जाती है कि कल रात जो हुआ उसका पता एना को चल चुका है। वो अपनी बेटी से कहती है मेरे पास बैठो, अच्छा लगा तुम वापस आ गई। वो आगे कहती है अभी जो चल रहा है तुम्हें यहीं रहना चाहिए। एना बोलती है मैं उस कमरे में नहीं रह सकती। ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ बोलती है मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ 20 साल पहले क्या हुआ था, लेकिन जिंदगी हमेशा इस तरह नहीं चल सकती। एना कहती है काम खत्म होने के बाद मैं जल्दी अटलांटा लौट जाऊंगी और आप भी मेरे साथ चलोगी ताकि मैं वहाँ आपकी देखभाल कर सकूं। एना अपनी माँ से पूछती है क्या आपके साथ कुछ गलत हो रहा है। एलिस बोलती है हाँ। एना बोलती है तो फिर आपको मदद की जरूरत है। दूसरी तरफ प्रिया उस फोन नंबर के बारे में जानकारी जुटाने लगती है जिससे हेलेन को कॉल किया गया था। वो बताती है कि रेचल की जो कॉल रिकॉर्डिंग की रिक्वेस्ट डाली गई थी उसके बारे में जानना है। दूसरी तरफ से आदमी बोलता है कि वो रिक्वेस्ट तो कैंसिल हो गई है। प्रिया पूछती है किसने कैंसिल करवाई। वो डिप्यूटी बोलता है डिटेक्टिव जैक ने। तभी वहाँ जैक आ जाता है और बोलता है कि बहुत अजीबोगरीब लीड्स मिल रहे हैं। इधर उस रात टाउन हॉल में मेयर के भाषण को सुनने के लिए लोग इकट्ठा हो रहे थे। एना अपने कैमरामैन के साथ वहाँ पहुंच चुकी थी। रिचर्ड देखता है कि एना के बैग में गन भी थी। वो पूछता है कि तुम इसका क्या करोगी। एना कहती है पता नहीं। कुछ समय के बाद मीटिंग शुरू होती है। वहाँ पुलिस भी आई हुई थी। जैक सामने आकर मर्डर केस के बारे में जानकारी शेयर करता है। वो बता देता है कि जिन दो औरतों का मर्डर हुआ उनके नाम रेचल और हेलेन है और हो सकता है कि ये दोनों मर्डर्स आपस में कनेक्टेड हों। ये काम शायद किसी एक आदमी का है। एक आदमी पूछता है क्या ये काम किसी सीरियल किलर का है। इस पर जैक कहता है नहीं पता, पर इस तरह के केसेस कभी कभार सॉल्व भी नहीं होते। ये सुनकर शेरिफ गुस्सा होने लगता है। लोग भी चिल्लाने लगते हैं कि कभी सॉल्व नहीं होगा का क्या मतलब होता है, आखिर वो लोग पुलिस किस बात के हैं। एक औरत खड़ी होकर बोलती है अगर पुलिस इस तरह हाथ उठा देगी तो हम कैसे सेफ रहेंगे, हमारे बच्चे कैसे सेफ रहेंगे। एना स्टेज पर आकर लोगों को और भी डराना शुरू करती है। वो बोलती है मैंने हेलेन की बॉडी को पहली बार देखा। इससे पहले मैंने कई मर्डर केसेस कवर किए हैं, लेकिन जितना भयानक मंजर मैंने यहाँ देखा वैसा पहले कभी नहीं देखा। मुझे लगता है कि खूनी जो कोई भी है हम लोग उसे जानते हैं और वो हम में से ही कोई एक है। ये सुनकर सब डफी को ढूंढने लगते हैं और कुछ लोग जोई पर भी चिल्लाते हैं। जोई भी गुस्सा हो जाती और लड़ने लगती है। मीटिंग में हंगामा मच जाता है और यही मसाला तो एना को चाहिए था। जिम भी ये सब देखकर बहुत खुश होता है। लेक्सी बताती है कि वो डेलोनेगा आ रही है। टाउन हॉल से बाहर आने के बाद एना जोई से पूछती है कि मुझे लगता है तुम जानती हो रेचल और हेलेन का मर्डर क्यों हुआ। जोई चिल्लाने लगती है मेरी तो उन दोनों से सालों से बात नहीं हुई, ये तुम भी जानती हो, तुम चली गई थी, अब तुम वापस क्यों आई हो। एना सवालों का जवाब नहीं
देती, बस एक और सवाल पूछती है, कल रात 8 से 12 बजे के बीच तुम कहाँ थी? जोई कहती है, तुम्हें डर लग रहा है क्या कि अगला शिकार तुम हो सकती हो? एना उसे कहती है, तुम्हें कहीं चले जाना चाहिए, यहाँ कोई सेफ नहीं है। जब वो गाड़ी में आकर बैठती है तो जैक का मैसेज देखती है। वो उससे बात करना चाहता था। रिचर्ड वहां आकर कहता है कि उसे भूख लगी है और कहीं खाने चले। एना कहती है, नहीं, मुझे कुछ और काम है। एना के निकलते ही रिचर्ड को उसकी पत्नी लेक्सी का कॉल आता है, जो उसे बताती है, मैं आधे घंटे में डेलोनेगा आ रही हूँ। जब वो पहुंचती है तो वो और रिचर्ड डफी का इंटरव्यू लेने जाते हैं। डफी बताने लगता है कि वो बस यही चाहता है कि खूनी पकड़ा जाए, और वो ये भी अनाउंस कर देता है कि जो कोई भी खूनी को पकड़ेगा उसे वो $50,000 इनाम में देगा। इंटरव्यू खत्म करके लेक्सी सारी वीडियो फुटेज अपने बॉस को भेज देती है और फिर वो अपने पति से पूछती है, क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो? रिचर्ड उससे पूछता है कि तुम इतनी मेहनत क्यों करती हो? तुम तो इतनी बड़ी एंकर बन गई हो, क्या फर्क पड़ता है तुम्हें? एना फील्ड में मेहनत कर रही है ना, तो करने दो। लेक्सी बोलती है, मुझे फर्क पड़ता है क्योंकि वो मेरी जगह लेना चाहती है। फिर वहाँ दोनों रोमांटिक होने लगते हैं। दूसरी तरफ प्रिया को वॉली का फोन आता है, जो बताता है कि जैक का डीएनए किसी के साथ मिक्स हो गया है, उसमें 2 डीएनए मिले हैं। जैक बोलती है, ठीक है, मैं ये बात जैक को बता दूंगी, लेकिन इस बात से वो थोड़ी परेशान हो जाती है और फिर वो स्कूल ईयर बुक देखने लगती है, जिससे उसे 4 लड़कियों की दोस्ती के बारे में पता चलता है। उन चारों ने ब्रेसलेट पहना हुआ था। वो उसकी फोटो ले लेती है। एना जैक से मिलने आती है। जैक उसे बोलता है, मुझे पता है तुम एटलांटा में नहीं थी, तुम यहीं थी जब रेचल का मर्डर हुआ था। तुम्हें पता था मैं और रेचल साथ थे, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। क्या तुमने देखा था कोई और भी था वहाँ? एना बोलती है, मैंने भी उसे नहीं मारा। जैक साफ कर देता है, उस रात एना ने जो कुछ भी देखा था उसका उसके लिए कोई मतलब नहीं है। एना बोलती है, हाँ, रेचल के लिए भी उसका कोई मतलब नहीं होगा। जैक और एना के बीच थोड़ी कहासुनी होने लगती है और झगड़ा बढ़ जाता है। एना बोलती है, तुमसे तो केस भी सॉल्व नहीं हो रहा, तुम बस दूसरों के सामने खुद को हीरो दिखाते हो। जैक बोलता है, तुम्हें ऐसा लगता है? तब तो मुझे बहुत अफसोस है। एना बोलती है, तुम्हें कोई अफसोस नहीं है, अफसोस तब होता जब तुमने मुझे समझा होता, लेकिन तुम समझ ही नहीं सकते। जैक इमोशनल होकर कहता है, तो क्या लगता है मैं उस रात के बारे में कभी नहीं सोचता? वो मेरी भी बेटी थी और ऐसे मोड़ पर तुम मुझे छोड़कर चली गई। जाने से पहले तुमने मुझसे कुछ कहा भी नहीं, बस अचानक चली गई। तुम जानती हो मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, इससे ज्यादा बुरा तो मेरे साथ क्या कर सकती थी? इस रिश्ते को बचाने के लिए मैंने सब कुछ किया और तुमने क्या किया? मुश्किल आई तो तुम भाग गई, मैंने तुम्हें संभालने की कोशिश की। एना चिल्लाकर बोलती है, मैं नहीं चाहती थी कि तुम मुझे ठीक करो, मैं चाहती थी तुम बस एक बार मुझे सुनो। तुम मुझे सिर्फ इसीलिए संभालना चाहते थे ताकि मैं तुम्हें संभाल सकूं, ताकि कोई हो जो तुम्हें बोल सके कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम मुझे संभालना चाहते थे, लेकिन मैं उस खालीपन के साथ जीना चाहती थी। शार्लेट के जाने के बाद मैं पूरी तरह टूट चुकी थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, इसीलिए मुझे जाना पड़ा। इसी वजह से मैंने सबको छोड़ दिया। जैक अपनी पत्नी के करीब जाता है। एना उसे गले लगाकर रोने लगती है और फिर जैक से माफी मांगती है। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और फिर गाड़ी में इंटीमेट हो जाते हैं। गाड़ी में मजे करने के बाद एना अपने घर चली जाती है। अगली सुबह जैक अपनी पत्नी को मैसेज करने वाला होता है कि वो उस पर भरोसा करके कुछ भी बता सकती है, लेकिन वो मैसेज भेज नहीं पाता। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन के बाहर लोगों की भीड़ लग चुकी थी। शेरिफ पूछने लगता है कि आखिर कोई ऐसा है क्या जिससे तुम सस्पेक्ट बना सकते हो? जैक डफी का नाम लेता है और बोलता है वो कुछ तो छुपा रहा है। तभी प्रिया अंदर आती है और ईयर बुक वाली एक फोटो दिखाती है। वो फोटो 2004 की होती है। उस फोटो में 4 दोस्त दिखाई देते हैं, रेचल, हेलेन, जोई और एना। उन चारों के हाथों में एक जैसी फ्रेंडशिप ब्रेसलेट बंधी होती है, बिल्कुल वैसी ही जैसी पोस्टमार्टम के समय डेड बॉडी की जबान पर बंधी हुई मिली थी। प्रिया की थ्योरी होती है कि ये चारों दोस्त अब एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। सवाल यह है कि क्यों? जैक बोलता है कि 20 साल पुरानी दुश्मनी कौन याद रखता है? प्रिया कहती है, लेकिन उसे लगता है जो वो सोच रही है वही सही है और इसी एंगल से इन्वेस्टिगेशन शुरू करनी चाहिए। जैक अपनी मन मर्जी चलाने लगता है, लेकिन शेरिफ उसका मुंह बंद कर देते हैं, ये कहकर कि वो अभी तक कोई सबूत जुटा नहीं सका। प्रिया बताती है कि उसने एना के बॉस से भी बात की और पता चला कि एना 1 साल के लिए गायब थी, फिर अचानक 3 दिन पहले अपने काम पर लौट आई। प्रिया जिद करती है कि वो रेचल के मर्डर केस पर काम करना चाहती है। स्कूल में साथ पढ़ने वाली उसकी दोस्त का मर्डर हो गया और जरूर इन दोनों मर्डर में कोई कनेक्शन है। ये सुनकर जैक गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसकी बहन को भी सस्पेक्ट बना दिया गया था। वो जोर से बोलता है कि उनका सस्पेक्ट सिर्फ डफी है, कोई और नहीं। वो चिल्लाकर कहता है कि ईयर बुक की फोटो से कुछ भी साबित नहीं होता। प्रिया एक और फोटो दिखाती है जिसमें हेलन के सिर पर
पर लायर लिखा हुआ था। हेलन को मारते वक्त हेलन ने बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं किया, बिल्कुल रेचल की तरह। और जो भी कातिल था उसे स्कूल के अंदर आने का रास्ता अच्छे से पता था। ये वही हो सकता है जिसने उसी स्कूल में पढ़ाई की हो। ये सब सुनकर जैक प्रिया पर और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि वो जबरदस्ती अपना करियर चमकाने के लिए ऐसी थ्योरीज बना रही है। गुस्से में वो बाहर चला जाता है, लेकिन शेरिफ प्रिया से कहते हैं कि तुम एना का इंटरव्यू लो, तुम्हारे पास 48 घंटे हैं, उसके बाद मैं एक बड़ी टीम बुलाऊंगा। गुस्से में जैक डफी के घर जाता है और उसे रेचल के फोन से मिला एक अजीब वीडियो दिखाता है। वही वीडियो जिसमें रेचल डफी के साथ मजे कर रही थी। डफी पूछता है कि इसका मतलब क्या है, कि मैं खूनी हूँ। जैक बोलता है कि उस दिन तुमने रोने का ढोंग किया था, लेकिन बता दूं कि मैंने उसे बिल्कुल भी सीरियसली लिया नहीं। तुम्हारी पत्नी तुम्हें नौकर बनाकर रखती थी, वो हर किसी के साथ सोती थी। जैक आरोप लगाता है कि तुमने अपनी पत्नी को मारा और फिर उसे मारकर जंगल में फेंक दिया। उसके बाद तुम अपने कुत्ते को घुमाने के लिए निकल गए ताकि सब कुछ कवर अप हो जाए। फिर जब तुम्हें याद आया कि रेचल का फोन तुम्हारे पास है नहीं, तो तुम उसे बार बार कॉल करने लगे ताकि उसका फोन का बैटरी डेड हो जाए। जैक ये भी पूछता है कि इंटरव्यू के बाद तुमने हेलन को फोन क्यों किया था, शायद उसे डराने या धमकाने के लिए, क्योंकि हेलन को सब कुछ पता था। और जैसे ही हेलन ने पुलिस को फोन किया, तुम वहां पहुंच गए और तुमने उसे भी मार डाला। डफी अपना मुंह खोलता है और फिर अपनी पत्नी की बेइज्जती करने लगता है। वो मानता है कि हाँ, उसने अपनी पत्नी के फोन की बैटरी डेड करने के लिए ही उसे बार बार कॉल किया, लेकिन उसके और हेलन के बीच जो ब्लैकमेलिंग को लेकर बातें हो रही थी वो डफी के लिए नहीं थी। जैक बोलता है मैं आपको अरेस्ट करने वाला हूँ। डफी बिना डरे बोलता है अरे भग, तू मुझे क्या अरेस्ट करेगा, वैसे मुझे अंदाजा है कि कातिल कौन हो सकता है, कोई ऐसा इंसान जिस पर कोई शक नहीं करेगा। वो जाते जाते बोलता है अब मैं सीधे शेरिफ से जाकर बात करूंगा, और हाँ, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम एक वकील रख लो। इधर हम देखते हैं कि प्रिया एलिस से मिलने के लिए पहुंचती है, क्योंकि उसे एना होटल में नहीं मिली थी। एलिस बोलती है एना यहाँ आती जाती रहती है। एलिस कॉफी के नाम पर प्रिया को गर्म पानी दे देती है। प्रिया उसे पूछती है आपको क्या लगता है मर्डर के पीछे कौन हो सकता है। इतने में वहाँ एना पहुंच जाती है। जैक जब पुलिस स्टेशन आता है तो उसे एक लड़के की खबर मिलती है जिसने 50,000 वाले रिवॉर्ड की खबर सुनकर कॉल पर इंफॉर्मेशन दी थी। वो बताता है कि वो रेचल को जानता था। वो आदमी बताता है कि वो रेचल से एटलांटा में मिला था, जहाँ पर वो अपने एक फ्रेंड से मिलने गई थी। रेचल एक बड़ी सी बिल्डिंग में गई थी जहाँ एक बड़ा सा पूल था। वो एक होटल था। जब रेचल वापस लौटी तो उसका चेहरा लाल था जैसे उसे थप्पड़ मारा गया हो। जैक उस आदमी से पूछता है आपको कैसे पता उसे थप्पड़ ही मारा गया था। आदमी बोलता है क्योंकि रेचल के चेहरे पर हाथ का छापा साफ दिख रहा था। जैक पूछता है ये सब किस दिन हुआ। वो आदमी कहता है 18 मई को, मेरे जन्मदिन के अगले दिन। प्रिया एना से इंटरव्यू के लिए जाती है। प्रिया एना से उसके दोस्तों के बारे में पूछती है और ईयर बुक खोल कर दिखाती है कि तुम लोग काफी अच्छे दोस्त लगते हो। एना बोलती है कभी कभार चेहरे झूठ बोलते हैं। प्रिया पूछती है कि एना स्कूल का दरवाजा खोलकर अंदर कैसे गई। एना एक तरीका बताती है जो वो पहले भी इस्तेमाल करती थी जब वो लेट हो जाती थी, और यही तरीका सब लोग अपनाते थे। प्रिया पूछती है क्या आप इनमें से किसी और के साथ दोस्ती रखती थी। सामने कैथरीन की फोटो थी, लेकिन एना बोलती है कि नहीं, इनमें से कोई भी मेरी दोस्त नहीं है। इंटरव्यू खत्म होने के बाद प्रिया एना को एलिस की कंडीशन के बारे में पूछती है और कहती है कि उसकी मॉम की भी ऐसी ही कंडीशन थी, लेकिन आखिर तक उसने अपनी मॉम की देखभाल की। खैर इसके बाद प्रिया चली जाती है। उधर जैक उस लड़के से बात करने के बाद होटल में फोन करता है और वहाँ का सीसीटीवी फुटेज मंगवाता है। तभी वहाँ एक डिप्यूटी आकर उसे बताता है कि जोई आई है, वो पिज्जा लेकर आई थी। जैक अपनी बहन से पूछता है कि आखिर हुआ क्या है। जोई असल में डरी हुई थी कि अगला नंबर उसका हो सकता है। जैक बोलता है तुम्हारा इससे क्या लेना देना। जोई बताती है कि ये बहुत पहले की बात है। हेलन और रेचल एक नंबर की बुली थी। एना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। मैंने एना के साथ अच्छा बनने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसके 16वें जन्मदिन पर चीजें थोड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। बाहर से प्रिया उन्हें बात करते हुए देख रही थी। जोई अपने भाई से कहती है एना वैसी नहीं है जैसा तुम उसे समझ रहे हो। तभी जैक को होटल की गेस्ट लिस्ट मिलती है, उसमें रिचर्ड का नाम होता है। ये देखकर वो तुरंत निकलने लगता है जैसे उसे कोई बहुत बड़ा सुराग मिल गया हो। वो अपनी बहन से कहता है तुम यहीं रह सकती हो, यहाँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। इसके बाद जैक स्पिरिट्स नाम के एक बार में पहुंचता है जहाँ रिचर्ड ड्रिंक कर रहा था। जैक उसे रेचल के बारे में पूछता है। रिचर्ड बोलता है कि वो रेचल को जानता भी नहीं था, लेकिन जैक कहता है कि उसके पास एक आई विटनेस है जिसने 18 मई को रेचल को रिचर्ड से मिलते हुए देखा था। रिचर्ड बोलता है कि उस तारीख को वो कनाडा में था, यहाँ नहीं था। जैक बोलता है कि मुझे पता है तुम क्या कर सकते हो। कुछ समय पहले तुम एक औरत को मारने के जुर्म में गिरफ्तार हुए थे। तब रिचर्ड सच बताता है कि एक औरत थी जो लेक्सी के पीछे पड़ी हुई थी। वो हमेशा उसका पीछा करती थी, बहुत ज्यादा अग्रेसिव और वायलेंट थी। एक दिन वो हमारे घर आकर चिल्लाने लगी, मैंने उसका सामना किया, उसने मुझ पर हमला किया तो मैंने अपनी रक्षा की। जैक बोलता है और तुमने उस औरत का जबड़ा तोड़ दिया, यही है तुम्हारा नेचुरल इंस्टिंक्ट। रिचर्ड हंसते हुए बोलता है ज्यादा जानना है तो अपनी पत्नी से पूछ लो। गुस्से में जैक उसे पीटने लगता
है। पुलिस स्टेशन में प्रिया जोई से बात करने की कोशिश करती है। प्रिया पूछती है, तुम ये शहर छोड़ना नहीं चाहती? जोई बोलती है, और जाऊंगी कहाँ, यही तो मेरी जिंदगी है। फिर जोई प्रिया को कैथरीन का फोटो दिखाती है जो भी उनके ग्रुप में शामिल हुई थी। इधर एना रिचर्ड से मिलती है। मार पड़ने की वजह से रिचर्ड का चेहरा लाल हो चुका था। वो जैक के खिलाफ कंप्लेंट रजिस्टर करना चाहता था। एना इसके लिए मना कर देती है और बोलती है, उसे छोड़ दो, उसके ऊपर पहले से ही बहुत प्रेशर है। शेरिफ जैक को बहुत डांट रहे होते हैं। वो पूछते हैं कि आखिर वो अपने गुस्से को कंट्रोल क्यों नहीं रख पाता। जैक एक और मौका मांगता है, लेकिन शेरिफ कह देते हैं कि मैंने तुम्हें इस केस से दूर रहने को कहा था, अगर तुमने कुछ और किया तो तुम्हारा बैज छीन लूंगा। उस रात जोई अपने घर पर अकेली होती है। रात में वो नहाने की तैयारी कर रही होती है, लेकिन जैसे ही वो बाथटब में जाती है कोई उस पर हमला कर देता है। प्रिया कैथरीन को ऑनलाइन ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे कैथरीन की बहन एंड्रिया के बारे में पता चलता है जो अब इस दुनिया में नहीं है। तभी एक डेप्यूटी उसे कॉल करता है और बताता है कि रेचल के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए हैं। रेचल ज्यादातर सिर्फ 3 लोगों को ही कॉल करती थी, डफी, हेलेन और जैक। जैक का नाम सुनकर प्रिया परेशान होती है। इधर रात के समय रिचर्ड और एना जब अपने होटल रूम में आते हैं तो रिसेप्शन से उन्हें पता चलता है कि उन दोनों को कमरे से निकाल दिया गया है। उनके कपड़े भी पैक करके रख दिए गए थे। ये सब लेक्सी ने किया था। अब होटल में कोई कमरा खाली नहीं है। रिचर्ड एना से कहता है कि उसके पास एक जगह है, हम लोग वहां जा सकते हैं। वो जगह मेरे इन लॉज की है। हम लोग वहां रात भर बैठकर रिपोर्ट बना लेंगे और फिर अटलांटा के लिए निकल जाएंगे। बहुत सोचने के बाद एना मान जाती है और रिचर्ड के साथ चली जाती है। वो दोनों जिस जगह जा रहे होते हैं वहां सिर्फ अमीर लोग रहा करते थे। वहां जाना हमेशा से एना का सपना था। फिर एना को अपना 16वां जन्मदिन याद आता है। एना वीडियो बना रही होती है। 5 दोस्त मस्ती कर रहे होते हैं। तभी अंधेरा होता है और वहां 3 लड़के शराब लेकर आ जाते हैं। रेचल खुशी में चिल्लाने लगती है जैसे कि ये उसका प्लान था, लेकिन कैथरीन और एना थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाती हैं। दबाव में आकर वो भी ड्रिंक कर लेती हैं। आखिर में वो लड़के कैथरीन के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। जैक अपने घर पर होता है और ईयर बुक देख रहा होता है। तभी वो देखता है कि ऊपर से पानी टपक रहा था। रास्ते में एना रिचर्ड से पूछती है कि तुमने पहले नहीं बताया कि तुम्हारे पास यहाँ भी एक जगह है। रिचर्ड बोलता है, मैंने तुम्हें बहुत कुछ नहीं बताया है। आखिर में दोनों एक आलीशान घर में पहुंचते हैं, लेकिन वहां का रिचर्ड बताता है कि लेक्सी भी यहाँ आने वाली है और वही चाहती थी कि तुम यहाँ आओ। ये सुनकर एना परेशान हो जाती है और बोलती है कि मैं यहाँ नहीं रुक सकती। वो अपने लिए कैब बुलाने वाली होती है, लेकिन रिचर्ड बोलता है कि बहुत रात हो गई है, इसलिए अंदर आ जाओ। जैक जोई को ढूंढने लगता है और बाथरूम का दरवाजा पीटने लगता है। दूसरी तरफ घर के अंदर आने के बाद रिचर्ड रोमांटिक म्यूजिक चला देता है। एना उससे पूछती है कि आखिर वो यहाँ क्या करने आए हैं। रिचर्ड बोलता है, रिपोर्ट पूरी करने के लिए। एना वहाँ पर एक फोटो देखती है और वहाँ पर कैथरीन की फोटो थी। जैक जैसे दरवाजा तोड़कर बाथरूम के अंदर जाता है, देखता है कि जोई मर चुकी थी। एना हर जगह कैथरीन की फोटोज देखकर घबरा जाती है और अब उसे सब कुछ समझ आ चुका था। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। हम कैथरीन और उसके फैमिली को देखते हैं जो हर वीकेंड की तरह आज भी फिशिंग के लिए जा रहे होते हैं, मगर दोनों बहनें कैथरीन और एंड्रिया को जाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता। मम्मी कैथरीन को जल्दी से चलने को बोलती है। कैथरीन चिल्लाते हुए कहती है, माँ मैंने कितनी बार कहा है मेरा नाम लेक्सी है। एंड्रिया अपनी बहन को चिप्स खाते हुए देखकर बोलती है, बहन तुमने अपना क्या हाल बना लिया है, सही फैसला लेना शुरू करो और ये सब खाना बंद करो वरना तुम हमारी बोट डुबा दोगी। जाते जाते एंड्रिया बोलती है, क्या तुम मेरा इनहेलर ले आओगी। गुस्से में कैथरीन इनहेलर की सारी दवा दबा दबा कर निकाल देती है और फिर अपने परिवार की तरफ बढ़ जाती है। जब परिवार नदी के बीच होता है तो एंड्रिया का दम घुटने लगता है। इनहेलर काम नहीं करता और एंड्रिया मर जाती है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। एना तुरंत अपने पति जैक को कॉल करती है और बोलती है, मैंने तुम्हें लोकेशन भेज दी है, तुरंत आकर मुझे यहाँ से निकालो। लेकिन यहाँ जैक पूरी तरह टूटा हुआ था। वो रोते हुए बोलता है, मेरी बहन मर चुकी है, किसी ने उसे मार डाला। एना उसे बोलती है, मुझे पता है जोई को लेक्सी ने मारा है और शायद रिचर्ड भी उसके साथ मिला हुआ है। इतने में वहाँ रिचर्ड आता है और पूछता है, तुम किससे बात कर रही हो। रिचर्ड की आवाज सुनते ही जैक तुरंत अपने घर से निकल पड़ता है। बाहर प्रिया आई होती है और वो जैक पर बंदूक तान देती है और उस पर आरोप लगाती है कि वो मॉर्ग में अपनी वेडिंग रिंग ढूंढने क्यों गया था, उसने अपना डीएनए सही से क्यों नहीं दिया और वो बार बार डफी को फंसाने की कोशिश क्यों कर रहा था, कहीं वही तो खूनी नहीं है। प्रिया कुछ भी नहीं सुनना चाहती और पुलिस स्टेशन कॉल करके बोलती है उसे बैकअप चाहिए। जैक किसी तरह आगे बढ़ता है और उसे बहला फुसला कर बातें करता है और फिर उसे मार
मारकर बेहोश कर देता है। इधर रिचर्ड धीरे धीरे अपना असली चेहरा दिखाने लगता है। खुद को बचाने के लिए एना अपने बैग से बंदूक निकालकर गोली चलाने लगती है। रिचर्ड वहां से भागने वाला होता है, लेकिन आखिर में एना उसे एक कमरे में बंद कर देती है। इतने में लेक्सी पीछे से आती है, एक बड़ा सा गमला लेकर एना पर हमला करने के लिए, मगर एना झुक जाती है। इसके बाद एना और लेक्सी के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। इधर बैकअप बुलाए जाने पर जैक के घर के बाहर पुलिस की टीम पहुंच जाती है। दोनों लड़कियों के बीच लड़ाई जारी रहती है। एना कहती है, तुम मुझे यहाँ फंसाने की कोशिश कर रही थी। कैथरीन चिल्लाकर कहती है, 20 साल पहले तुम लोगों ने मुझे जंगल में फंसाने की कोशिश की। तुम एक नंबर की झूठी हो। तुमने मेरा मजाक बनाया, लेकिन अब मैं अपनी बेइज्जती अब और नहीं सहूंगी। इसके बाद दोनों एक दूसरे पर सामान फेंकने लगती हैं। लेक्सी इतनी जोर से एना को मुक्का मारती है कि एना का दांत टूट जाता है। उधर शेरिफ प्रिया को फोन करके बताते हैं कि लेक्सी रेचल और हेलन को जानती थी। वो सब एक ही स्कूल में पढ़ते थे। शेरिफ ये भी बताते हैं कि लेक्सी की एक बहन भी थी जिसका नाम एंड्रिया था। अब ये सुनते ही प्रिया को समझ आ जाता है कि लेक्सी कोई और नहीं बल्कि कैथरीन है। इधर दोनों लड़कियों के बीच लड़ाई अभी भी जारी रहती है। तभी जैक वहां पहुंच जाता है। लेक्सी आगे बढ़कर बंदूक उठा लेती है, लेकिन जैसी वो गोली चलाने वाली थी, जैक अपनी पत्नी को बचा लेता है। वैसे भी उस बंदूक में गोली नहीं होती। उसी वक्त बाहर से प्रिया लेक्सी को शूट करके मार डालती है। आखिर में अगली सुबह पूरी पुलिस टीम वहां पहुंच जाती है। एना और जैक घर के बाहर बैठे होते हैं। एना को जोई के लिए काफी अफसोस था, लेकिन जैक को समझ नहीं आ रहा होता कि वो अपनी भांजी मैग से क्या कहेगा। एना बोलती है, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। जैक पूछता है, आखिर ये सब क्यों हुआ, असली रीजन है क्या? एना बताती है, रेचल हम सब दोस्तों की मास्टरमाइंड थी, मगर हेलन और जोई भी सब जानते थे। ये तीनों मेरे 16वें जन्मदिन के समय मुझे और कैथरीन यानी लेक्सी को जंगल में ले गए, ये कह करके वहाँ पार्टी करेंगे। तभी वहाँ कुछ लड़के आ गए। रेचल ने उन्हें हमारी तस्वीरें पहले भेज दी थी। उन लोगों ने कैथरीन पर हमला किया, जबकि तुम्हारी बहन और रेचल और हेलन बस बैठे देखते रहे। मैं तुम्हें ये सब बताना चाहती थी मगर बता नहीं पाई। जैक कहता है, कोई बात नहीं। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और राहत की सांस लेते हैं। लेक्सी के घर की तलाशी लेते समय शेरिफ प्रिया को बताता है कि एंड्रिया को अस्थमा अटैक आया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। पूरा डिपार्टमेंट उसके फ्यूनरल पर गया था, पर वहाँ कैथरीन इतने जोर जोर से रो रही थी जैसे कि वो उल्टी कर देगी। प्रिया बोलती है, एंड्रिया तो उसकी बहन थी, पर शेरिफ बताता है कि पर थोड़ी ही देर बाद जब सब खाना खा रहे थे, कैथरीन इतनी खुश थी जैसे कि उसकी लॉटरी निकल गई हो। प्रिया को वहाँ रेचल के नाखून मिलते हैं और डेप्यूटी को एक छोटा सा चाकू मिलता है। बाहर रिचर्ड चिल्लाता है कि मैंने कुछ नहीं किया। एना वहाँ से चली जाती है। प्रिया जैक के पास आती और बोलती है, तुम्हारी बहन के लिए मुझे काफी अफसोस है। आपको क्या लगता है मुझे कुछ होगा तो नहीं? मैंने गोली चला दी थी। जैक बोलता है, चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। इसके बाद कहानी 1 साल आगे चली जाती है। हम एटलांटा में एना को देखते हैं, जो अब WS के टीवी न्यूज चैनल का चेहरा बन चुकी है। वो अब प्राइम टाइम शो संभाल रही थी। जैक अपनी भांजी को स्कूल से पिक करने के लिए जाता है। काम खत्म होने के बाद पता चलता है कि एना अभी प्रेग्नेंट है। अपने बॉस जिम से बात करने के बाद जो काफी सपोर्टिव बन गया है, वो अपने पति जैक और मैग के साथ घर चली जाती है अपना वीकेंड एंजॉय करने। वो सभी शार्लोट के कब्र पर जाते हैं। इसके बाद वो डेलोने का चले जाते हैं और एलिस के घर जाते हैं। एलिस अपने परिवार को देखकर बहुत खुश होती है। सब एक हो चुके थे। जब एना अपने कमरे में होती है तो उसे अपनी माँ का लिखा हुआ एक लेटर मिलता है। उसमें लिखा होता है, हर चीज के 2 पहलू होते हैं, एक सच और दूसरा झूठ। ज्यादातर चीजों की तरह जो काम हम ज्यादा करते हैं वो हमारे लिए आसान हो जाता है, और यही बात कत्ल करने पर भी लागू होता है। एना घबरा कर अपनी माँ की तरफ देखने लगती है। ये लेटर एलिस ने लिखा था। एलिस बस यही चाहती थी कि उसकी बेटी खुश रहे। एलिस बहुत खुश थी जब उसकी बेटी ने शार्लोट को जन्म दिया था। जब एलिस रात में घर में शार्लोट को संभाल रही थी तब वो बहुत खुश थी। कुछ समय के बाद जब एना और जैक घर लौटे तो बाहर एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ियां खड़ी थी। शार्लोट मर चुकी थी। एलिस खुद को इसके लिए कसूरवार मानने लगती है। कुछ महीनों बाद एना गायब हो जाती है। एलिस उन टेप्स को ही अपना सहारा बना लेती है जिन्हें देखकर उसे लगता है कि उसकी बेटी उसके पास है। एलिस शार्लोट की कब्र पर भी जाते रहती है इस उम्मीद में कि उसकी बेटी वहीं मिलेगी, मगर एना वहां कभी नहीं आती। एक रात उसने रेचल और जैक को साथ देखा। एलिस एक दिन घर पर एना के 16वें जन्मदिन वाला वीडियो देखती है जिसमें एना और उसके सारे दोस्त जंगल में पार्टी करने चले जाते हैं। फिर वहां लड़के आ जाते हैं जो कैथरीन पर हमला करते हैं। एना कैमरा नीचे रख देती और बचाने के लिए जाती है। वो लड़के एना के साथ भी जबरदस्ती करते हैं और उसका रेप कर देते हैं। रेचल, हेलन और जोई आराम से बैठकर ये सब देखते रहते हैं और हैप्पी बर्थडे एना गा रहे होते हैं, जबकि कैथरीन वहां से भाग जाती है। ये सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका था। एलिस ये देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। उसके अंदर जैसे गुस्से का तूफान आ गया था। एलिस जानती थी कि एना लौट आई है और उस रात उसने जैक और रेचल को गाड़ी में देख लिया था। एलिस चाकू लेकर तैयार
रहती है। जैक के जाने के बाद रेचल देखती है कि उसकी गाड़ी खराब हो चुकी है। एलिस वहां आती है नींद में चलने का नाटक करते हुए और अचानक रेचल पर हमला कर देती है और उसे जान से मार डालती है। इसके बाद वो अपने कपड़े उतार देती है और बीच रास्ते नींद में चलने का नाटक करती है। इसी वजह से शहर के लोग उस पर तरस खाते थे कि बेचारी को डिमेंशिया है, मगर सच इससे कई गुना ज्यादा भयानक था। ये सब कुछ एलिस का नाटक था। जब एलिस उन लड़कियों के घर में सफाई का काम करती थी तो वो लड़कियां जानबूझकर उसे परेशान भी करती थी। एलिस टीवी पर लेक्सी को देखकर पहचान लेती है कि वो कोई और नहीं बल्कि कैथरीन है। टीवी पर उसे देखकर एलिस कहती है, पकड़ लिया मैंने तुम्हें कमीनी। एलिस हर जगह सफाई का काम करती थी और इसी का फायदा उसे मिला। उसके पास हर जगह की चाबियां थी, जोई के घर की, स्कूल की। इसी वजह से वो आसानी से अंदर घुसकर जोई और हेलेन को भी मार पाई। लेक्सी के घर पर एलिस ने ही रेचल के नाखून छुपाए थे ताकि पुलिस को एक दूसरी कहानी मिले और वो उसी में उलझे रहे। एलिस ने ही अपनी बेटी का होटल रिजर्वेशन कैंसिल करवाया था, जिसे मजबूरी में उसकी बेटी को रिचर्ड के साथ उसके घर जाना पड़ा और वहां सारा तमाशा हुआ। प्रिया लेक्सी को गोली मार देती है और ये सब एलिस ने देख लिया था। उन सारी शैतान लड़कियों को मारकर एलिस ने अपनी बेटी को उसका परिवार लौटा दिया। सारा खुलासा पढ़ने के बाद एना के तो होश उड़ जाते हैं। एलिस चाहती थी कि जब उसकी बेटी फिर माँ बने तब वो समझे कि जिंदगी जीने के लिए मेहनत और प्लानिंग कितनी जरूरी होती है। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता, हर पल बदलती है। बस एक चीज नहीं बदलती, माँ का प्यार। वो कभी कम नहीं होता, कभी कमजोर नहीं पड़ता। वो हमेशा वैसा ही रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए। हमेशा खुश रहना मेरी प्यारी बच्ची एना। ये लिखते हुए वो अपनी लेटर को एंड करती है। लेटर पढ़कर एना अपनी माँ की तरफ देखती है और मुस्कुराती है। उसकी माँ ने उसके लिए बदला लिया। एलिस भी अपनी बेटी को देखती है और ये सीरीज यहीं पर एंड हो जाती है। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।